अच्छा देखो अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है। वो बोल रहा है कि भाई अमोनिया इज मेड in an industrial process starting with नाइट्रोजन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन। और वही हमारे पास NH3 जो है ना वो फॉर्म हो रहा है बाय N2 and H2 ना, और ये तीनों गैसेस में नेम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू यूज टू मेक अमोनिया। अमोनिया का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है हैबर। फिर उसके बाद बोला कि स्टेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच द नाइट्रोजन इज ऑब्टेन। यही बात मैंने आप लोगों से पहले ही तो समझाई थी। नाइट्रोजन आता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर से बाय दी सही है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से। सही, यानी कि एयर को पहले लिक्विफाई करते हैं, देन उसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हम करते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है वो आता है बाय दी क्रैकिंग या रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन से। ठीक है, तो ये आता है, या तो फ्रॉम एयर लिख दो या पूरा लिख दो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर ऑफ लिक्विड एयर। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोला है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ टर्म्स, व्हाट इज मेंट बाय द सिंबल दिस। इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इस सिंबल का क्या मतलब है, रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर उसके बाद है कि स्टेट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यानी कि इसमें कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर यूज होता है। टेम्परेचर यूज करते हैं हम 450 डिग्री सी तक, और 60 ATM यहाँ पर प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है अमोनिया बनाने की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास है प्रेशर। अच्छा, सॉरी यहाँ पर गलती कर दी, यही मैं देख रहा था। प्रेशर 200 ATM होता है। सही। फिर उसके बाद बोला है नेम द कैटलिस्ट यूज इन दिस प्रोसेस। जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन होता है। ठीक है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आयरन यूज होता है। अच्छा, फिर उसके बाद अब उसने पूरे कंप्लीट जो ना मैं क्वेश्चन को दे दिया, इसके बाद वो इसमें इक्विलिब्रियम के बारे में भी चेंजेस वो करवा रहा है। अब देखो वो बोला कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक stated affect varying on the position of equilibrium when the following changes are made, explain your answer when the temperature is reduced। यानी कि अगर मैं, मेरे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर मैं फॉरवर्ड पर रिएक्शन, और अगर मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर है। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो प्रोडक्ट साइड पे आएगी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो हीट है दैट विल बी ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, दैट विल बी ऑन द प्रोडक्ट साइड। यानी कि हीट एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, वो रिलीज होती है ना। एक्सोथर्मिक में हीट तो रिलीज होती है। अब अगर ये एक्सोथर्मिक मेरे पास जो है ना वो रिएक्शन है, अगर मेरे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो उसमें हीट क्या हो रही है, वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब हीट रिलीज होती है ना, तो वो प्रोडक्ट साइड पे आती है। वो बोले कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो ये साइड डिक्रीज हो जाएगी, जिस साइड पे टेम्परेचर है। और इसकी जाहिर सी बात है अपोजिट साइड क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो जिस साइड पे वो टेम्परेचर है वो साइड डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम के जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है, जो साइड डिक्रीज हुई है उसको इंक्रीज कर दो। तो जो इक्विलिब्रियम है वो उसी साइड की तरफ मूव कर जाएगा जो साइड डिक्रीज हुई, यानी कि प्रोडक्ट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड। तो 12 से सुन लो भाई, एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है, हीट जो है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। सही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो जिस साइड पे जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो जिस साइड पे वो टेम्परेचर है वो पूरी साइड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो उसकी अपोजिट साइड है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों साइड आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब ये साइड जो है वो इंक्रीज हो गई, और इसके अपोजिट साइड यानी प्रोडक्ट साइड डिक्रीज हो गई। तो ली चैटियर ये प्रिंसिपल ये बात बोलता है कि भाई जो साइड डिक्रीज हुई है ना उसको इंक्रीज कर दो, यानी कि उस तरफ अपना इक्विलिब्रियम बोले जाओ। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ इक्विलिब्रियम जो है वो ले जाएंगे। ठीक है, और NH3 इंक्रीज हो जाएगा। सही, अगर इसको तरफ लाएंगे तो NH3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और उसने खाली ये इक्विलिब्रियम के बारे में हमसे पूछा, बाकी उसने क्या इंक्रीज हो रहा है और क्या डिक्रीज हो रहा है इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। तो ये इसको जो है यहाँ पे हम
बता देंगे। अब 4 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसी बात है। अच्छा, फर्स्ट मार्क के लिए आपने क्या बताना है ये चीज, क्यों के रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो इक्विलिब्रियम, EQ इक्विलिब्रियम मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड या फिर प्रोडक्ट साइड। ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं बोले कि मैं टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है, टेम्परेचर इज रिड्यूस। ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद देन अब वो बोले कि अगर मैं प्रेशर को रिड्यूस कर दूं, अगर मैं अभी तो खाली वो टेम्परेचर रिड्यूस कर रहा था, लेकिन अगर मैं प्रेशर भी रिड्यूस कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं प्रेशर रिड्यूस तो करता हूँ ना, तो देखो प्रेशर के लिए तो बिल्कुल सीधा सा हमारे पास जो है ना वो रूल है। प्रेशर का वो रूल क्या है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा लेस मोल्स की तरफ, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये जाएगा मोर मोल्स की तरफ। प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये जाएगा मोर मोल्स की तरफ। अब देखो यहाँ पे वो प्रेशर रिड्यूस कर रहा है ना, यानी प्रेशर वो कम हो रहा है। वो यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, यानी प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोर मोल्स की तरफ। यहाँ पर हमारे पास मोल्स को देख लो कितना, यहाँ पे टोटल 4 मोल्स हैं। 4 मोल्स यहाँ पे कैसे हो गए, एक यहाँ पे, तीन यहाँ पे, यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 मोल्स है। यहाँ पर हमारे पास 4 मोल्स है, यहाँ पर हमारे पास टोटल टू मोल्स है। तो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा तो ये जाएगा मोर मोल्स की तरफ, मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ ना। तो यहाँ पे मोर मोल्स कहाँ पर है, रिएक्टेंट साइड पर है, तो ये पीछे की तरफ मेरा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एस एस लेफ्ट हैंड साइड हैज मोर मोल्स, सो मोर मोल्स ऑफ गैस, सो इक्विलिब्रियम मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सही। या तो आप ये चीज पहले वो लिख दो, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे गैस के मोल्स जो है वो ज्यादा है। अच्छा देखो, फिर इसके बाद है कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। अब वो रेट के बारे में वो पूछ रहा है। मैंने कहा था ना कि दोनों टॉपिक आपस में इंटरकनेक्टेड आते हैं। वो पूछ रहा है वो रेट के बारे में कि रेट के ऊपर क्या फर्क को पड़ेगा अगर मैं टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहा हूँ तो। देखो सीधी सी चीज है, अगर मैं टेम्परेचर को कम करता हूँ, एरो डाउन, तो टेम्परेचर कम तो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। यानी कि जब भी मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज अगर वो करता हूँ, सही है, अगर मैं जैसे फ्लैट से टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज को कर रहा हूँ ना, दैट मीन्स की हीट एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यानी कि हम किसी बॉडी को हीट एनर्जी को दे रहे हैं। तो कोई भी जो बॉडी होती है, पर जो हमारी बॉडी है, वो कभी भी हीट एनर्जी को ऐसे हीट एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब नहीं करती। वो हमेशा उस ये हीट एनर्जी को ऐसे काइनेटिक एनर्जी के तौर पे एब्जॉर्ब करती है। तो क्या होता है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती है, यानी कि पार्टिकल्स ने एनर्जी गेन करी है, तो क्या होता है, पार्टिकल्स इतनी ज्यादा एनर्जी गेन तो कर लेते हैं कि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी या उससे ज्यादा हो जाती है। ठीक है। उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के जितनी या उससे ज्यादा हो जाती है, तो पार्टिकल ज्यादा मूव करते हैं और ज्यादा वो कोलिजन होता है और ज्यादा रिएक्शन होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। बट यहाँ पर केस बिल्कुल अपोजिट है। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होएगी। नाउ particles have energy lesser than the activation energy। ठीक है। सो देयर विल बी लेजर affective collision, so rate of reaction will decrease।
सो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, डिक्रीज हो जाएगा। से वही जो मैंने बताया था उसका ये अपोजिट है। वहां पे मैंने जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज के सेंस में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें टेम्परेचर डिक्रीज के सेंस में एक्सप्लेन करना था, ठीक है। अच्छा देखो इस फुल टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा ये हब आ जाते हैं, ये वन मार्कर है, ठीक है। चार वर्ड लिखने हैं, चार जो है ना वो मार्क्स है, चार जो है यहाँ पर बॉक्सेस वेकेंट है, और चार जो है ना यहाँ पे हमारे पास वो मार्क्स है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, PCl5 जो would decompose or into PCl3 and Cl2 and all these three particles are in a gaseous form, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ओनली थ्री वर्ड्स, ओनली द वर्ड्स इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज ना, यानी कि टेबल को पूरा वो फिल करो इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज से। अब एक उसमें कॉलम में लिखा है कि अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ना है और इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क जो है ना वो पड़ना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो क्या होगा, ठीक है। देखो जितने भी फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन के, सारे रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो, यानी कि टेम्परेचर का कोई भी फैक्टर अगर मैं इंक्रीज वो करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना है, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कंसंट्रेशन हो, या चाहे सरफेस एरिया हो, सारे के सारे फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सबको इंक्रीज, मतलब इनमें से किसी एक को भी इंक्रीज कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट इक्विलिब्रियम में ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम में जाहिर सी बात है, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में चीजें चेंज होती है से। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इट विल इंक्रीज से। और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, अगर मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। कैटलिस्ट का तो काम ही यही है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सही। अच्छा देखो फिर उसके वो बात बोल रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ना है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम भी इंक्रीज हो रहा है, उसमें ऑलरेडी वो दिया हुआ है। फिर वो बोले कि भाई अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूँ तो, अगर मैं प्रेशर ये डिक्रीज करूंगा तो ये मोर मोल्स ऑफ गैस की तरफ जो है ना वो चले जाएगा इक्विलिब्रियम में ना। तो मोर मोल्स ऑफ गैस हमारे पास कहाँ है, देखो इस साइड पे एक मोल है, इस साइड पे दो मोल्स है, तो ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे मोल्स जो है वो ज्यादा है, यानी कि आगे की तरफ। अब देखो उसने यहाँ पे यील्ड बोली है, अफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ PCl3 एंड Cl2, यानी PCl3 और Cl2 की यील्ड के ऊपर उसने को बात करी है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूँ ना तो ये जाएगा मोर मोल्स की तरफ, मोर मोल्स का है प्रोडक्ट साइड पे, तो ये PCl3 और Cl2 को वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, तो इनकी यील्ड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें बहुत जाहिर सी बात है रिपीट भी होनी है। अच्छा देखो जैसे ये हमारे पास एक आ गया ना क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का होता है, और ये काफी जो है ना काफी को मर्तबा आता है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय टर्म इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम का हमारे पास मतलब क्या है। देखो इक्विलिब्रियम का हमारे पास दो चीजें, एक फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू दी बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाएगा। एक तो ये हमारे पास आ गया। सेकंड थिंग यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी, दोनों की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट।
अच्छा, फिर देन उसके बाद अच्छा देखो यहाँ पे ना ये काफी सफा जो है ना आपके पास हैपेट प्रोसेस का जो टॉपिक है वो रिपीटेड उसमें आएगा ना। ठीक है, तो बस एक दफा कहिए अब, साइड से बात है, टाइम जाया नहीं करना है, ठीक है। कि भाई डिस्क्राइब द टू फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो अभी हमने लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं अभी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेम। अब वो बोले नेम द कैटलिस्ट यूज इन दिस स्टेज, यानी कि जो SO2 से SO3 में जो कन्वर्जन है, SO2 जो रिएक्ट कर रहा है O2 से और 2SO3 बना रहा है, ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, तो इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज होता है वेनेडियम ऑक्साइड V2O5, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेनेडियम ऑक्साइड, यहाँ पर जो है ना यूज होता है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि वाई इज अ कैटलिस्ट यूज टू स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है, कैटलिस्ट यूज होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन। कैटलिस्ट का पर्पस ही क्या होता है? टू स्पीड अप द रिएक्शन। अच्छा देखो, फिर दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन का आ गया, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत रिपीटेडली आता है। एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल वाया हाई टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। देखो ये वही चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी है, बट ये इसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो क्वेश्चन है, ठीक है। वो यहाँ पे वो वहां पे बोला था कि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, सो देयर इज अ डिफरेंस ना। तो अगर मैं टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज वो करता हूँ तो क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। मैं यहाँ पे एरो अब को बना रहा हूँ, पूरा नहीं बोल रहा, टाइम सेव जो है ना वो करने के लिए, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा? नाउ पार्टिकल्स, ये चीज लिखना बहुत जरूरी होती है, पार्टिकल्स विल हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर टू एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स की, वो अब या तो एक्टिवेशन एनर्जी की जितनी या उससे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। ये हमारे पास आ गया। अब उसने ये बात तो ऑलरेडी मुझे वो बोली हुई है ना कि वाई हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। नाउ पार्टिकल्स विल हैव एनर्जी इक्वल और ग्रेटर टू एक्टिवेशन है, जिस चीज की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है, अब देखो यहाँ पे ना वो बोल रहा है कि भाई द टेबल शो सम ऑफ द डाटा फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे कोई कुछ डाटा हमारे पास है जो अमोनिया की प्रोडक्शन को हमें बता रहा है। अब अमोनिया की प्रोडक्शन क्या है? N2 रिएक्ट कर रहा है 3H2 से और बन रहा है 2NH3, सही। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जब टेम्परेचर इतना जब प्रेशर इतना था, टेम्परेचर इतना, तो 58% मुझे अमोनिया वो मिल रहा था। जब मैंने प्रेशर भी इंक्रीज किया, टेम्परेचर भी इंक्रीज किया, तो मेरी यील्ड कम हो गई, ठीक है। और जब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया बट टेम्परेचर वहीं पे छोड़ दिया, तो यील्ड इंक्रीज हो गई, ठीक है। देखो जब मैंने दोनों इंक्रीज करे तो यील्ड क्या हो गई थी? डिक्रीज हो गई। लेकिन जब मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर इंक्रीज किया है और टेम्परेचर वहीं पे रखा है, तो यील्ड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अच्छा, अब ये वो क्यों है? देखो ये बात मैंने से पहले भी समझाई है कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा ना, तो ये जाएगा लेस मोल्स की तरफ। लेस मोल्स का है ऑब्वियसली, अमोनिया की तरफ है, यहाँ पे खाली 2 है, यहाँ पे टोटल 4 है कि 1 और 3 4। तो अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा ना प्रेशर को, तो लेस मोल्स की तरफ जाएगा ये अमोनिया की वो तरफ।
अब वो बोले रिड्यूस द अफेक्ट ऑन द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये यील्ड को इंक्रीज करेगा, यील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मुझे कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इंक्रीज, ठीक है। और अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे क्लियरली ये बात वो मेंशन है। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने जब यहाँ पे दोनों चीजें इंक्रीज को करी थी एक साथ ना, सही। जब मैंने दोनों चीजें इंक्रीज करी थी, या वो सॉरी, ये 200, ये मैंने सॉरी डिक्रीज किया था और ये इंक्रीज मैंने वो किया था ना। जब ये मैंने डिक्रीज किया था और ये इंक्रीज किया था, तो मेरी यील्ड क्या हो गई थी, वो कम हो गई थी। क्यों हुई थी कम? क्योंकि जब मैंने जब प्रेशर डिक्रीज किया ना, तो मेरा रिएक्शन पीछे की तरफ चलेगा, क्योंकि जब मैं प्रेशर को कम करूंगा तो ये वो मोर मोल्स की तरफ ये वो चलेगा, तो मोर मोल्स यहाँ पर है, सही। और इसके अलावा ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा ना, ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर यहाँ पर आएगा। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो इसके जो अपोजिट साइड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ली चार्टियर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो साइड डिक्रीज हुई है उस तरफ मेरा रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम को चले जाएगा, तो पीछे की तरफ मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो चला जाएगा। तो जिससे NH3 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन पीछे की तरफ आ गया इक्विलिब्रियम मेरा। तो NH3 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। अच्छा, फिर इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास, हाँ, अब देखो ये हमारे पास ना कुछ कंसंट्रेशन का जो है ना वो आ गया है ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी गई है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। वैसे जब आप ये पूरा कोर्स पकड़ लोगे तो आपको ये एथानोइक वगैरह की इक्वेशन से आप फैमिलियर हो जाओगे। द रिएक्शन बिटवीन एथानोइक एसिड एंड इथेनॉल रीचेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिएक्शन हो रहा है इथानोइक एसिड और इथेनॉल का, यानी CH2OH, इथेनॉल का रिएक्शन है इथानोइक एसिड के साथ, CH3COOH इथानोइक एसिड के साथ। और यहाँ पर हमारे पास बनता है हेस्टर इथाइल इथानोएट, ठीक है। तो बनता है CH3COO C2H5 + H2, ये हमारे पास जो है वो बनता है। अब वो इसमें बोल रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन इथानोइक एसिड एंड इथेनॉल इज एक्सोथर्मिक ना। ये मेरे पास इथेनॉल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और ये इथानोइक एसिड है, से। अब वो बोल रहा है कि भाई रिएक्शन क्योंकि एक्सोथर्मिक है, तो मुझे बताओ state and explain the effect, if any, on increasing on the amount of ester at equilibrium। अब ये मेरे पास एस्टर वो बन रहा है इथाइल इथानोएट ना, ये एस्टर मेरे पास जो है वो बन रहा है। बोल रहा है कि भाई मुझे ये बताओ कि एस्टर के अमाउंट के ऊपर क्या फर्क को पड़ना है, एस्टर के अमाउंट के ऊपर क्या फर्क को पड़ना है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दैट मीन्स के हीट विल बी ऑन द प्रोडक्ट साइड ना। तो जब मैं हीट इंक्रीज करूंगा यानी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का मुझे वो बोला है ना, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर का अमाउंट ऑफ एस्टर पे क्या फर्क पड़ना है। तो जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो जाहिर सी बात है ये साइड इंक्रीज होगी और इसके अपोजिट साइड डिक्रीज हो जाएगी। एक्सोथर्मिक में हीट का साइन आता है प्रोडक्ट साइड पे, हीट रिलीज होती है और ये प्रोडक्ट साइड से होती है। तो टेम्परेचर में इंक्रीज करूंगा तो ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, एज इट रिजल्ट ऑफ इट इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कम हो चले जाएगा, पीछे की वो तरफ आ जाएगा, जो साइड डिक्रीज हुई है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो जो मेरा एस्टर है वो तो फिर डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम वो अपोजिट साइड पे वो चले गया। तो जब ये इक्विलिब्रियम अपोजिट साइड पे वो जाएगा तो ये एस्टर का जो अमाउंट है उसको तो डिक्रीज वो कर देगा, क्योंकि रिएक्शन पीछे की वो तरफ आ गया, सही है। बैकवर्ड का रेट तो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, सो अमाउंट ऑफ
एस्टर डिक्रीजेस, तो एस्टर का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर देन उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी ऑन द रिमूविंग द वाटर। स्टेट एंड State and explain the effect if any of removing water from the mixture on the amount of ester at equilibrium। यानी कि अगर मैं एस्टर का अमाउंट डिक्रीज वो कर, सॉरी, अगर मैं यहाँ से वाटर को रिमूव कर दूं, देखो वाटर को रिमूव करने का मतलब क्या है। वाटर को रिमूव करने का मतलब है कि मैं वाटर का अमाउंट, ये वाली जो साइड है ना, इसको मैं डिक्रीज करूं। अगर मैं यहाँ से वाटर को रिमूव कर दूं तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इस ये साइड डिक्रीज हो जाएगी और ये साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ चले जाएगा, राइट हैंड साइड पे, यानी हेस्टर की तरफ। वो पूछ के आ रहा है कि भाई अगर मैं वाटर को रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं वाटर को रिमूव कर देता हूँ तो जो मेरा जो एस्टर का अमाउंट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ना है, यानी वो इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा। अगर मैं वाटर को रिमूव करता हूँ तो ये वाली साइड वो कम हो जाएगी, इस साइड की कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगी जिस साइड पे वाटर है, तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये वाली साइड डिक्रीज हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सही। जिससे होगा क्या, ली चैटियर ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो साइड डिक्रीज हुई है उस तरफ ये इक्विलिब्रियम ले जाओ, उसको इंक्रीज कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे इस साइड को, तो मेरा जो एस्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस एस इक्विलिब्रियम मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे जाएगा आफ्टर रिमूविंग वाटर। सही है। तो वाटर को रिमूव करने के बाद वो राइट हैंड वो साइड पे जाएगा, जिससे मेरी एस्टर जो है वो उसका अमाउंट इंक्रीज होएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन, ये थोड़ा जो है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे कलर्स जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो कोई ऐसा खास चेंज नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट जो है ना इस चीज को बड़ा जो है ना मुश्किल को समझ लेता है क्योंकि कलर्स जो है ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन एंड आयोडीन रिएक्ट टुगेदर इन रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। और वो हाइड्रोजन आयोडाइड, अच्छा, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन का कलर कलरलेस है, आयोडीन पर्पल है, और एच आई जो है वो कलरलेस है। एच आई क्या है, कलरलेस है। ठीक है, एच आई हमारे पास क्या है, कलरलेस है। अब एक बात को वो समझो, अगर इक्विलिब्रियम जो है मेरा यहाँ पे जाएगा, अब राइट हैंड साइड पे, तो गैस हो जाएगी, तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो क्या आएगी, कलरलेस गैस, यानी कलरलेस हो जाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड पे जाता है तो ये क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। और अगर ये इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो पर्पल वो कलर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपने बहुत समझनी है। ठीक है, तो अगर आप जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग, अगर वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो जो है वो कलर वो लेस हो जाएगा, वो लेफ्ट पे जा रहा है तो पर्पल कलर आ जाएगा। अब देखो वो बोल रहा है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बोल रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भाई मेरे पास एक्सोथर्मिक है। अ गैस syringe containing an equilibrium mixture of hydrogen iodine and hydrogen iodide gases was sealed and heated at 250 degrees Celsius. The equilibrium mixture was a pale purple color। अब वो बोल रहा है कि भाई हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्सोथर्मिक हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है। हमने गैस सिरिंज है उसमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर डाला है जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड कैसिड है। उसको सील कर दिया और 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसका कलर आ रहा है पेल कलर। ठीक है, वो पेल पर्पल कलर। वो बोला है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इक्विलिब्रियम, वो बोल रहा है कि भाई बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। वो अभी हमने पढ़ा है कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ ये बैकवर्ड। और दूसरी चीज क्या हमने पढ़ी थी कि कंसंट्रेशन दोनों की कांस्टेंट होगी। अब देखो वो बोले कि द
plunger of the gas syringe, ताकि पूरा क्वेश्चन जो है ना आपके सामने ही रहे। The plunger of the gas syringe, the plunger of the gas syringe was pressed in while the end of a gas syringe was blocked। ठीक है, यानी कि जो ये प्लंजर है ना, इसको हमने क्या किया है, यहाँ से पुश किया है, और जो एंड है वो ब्लॉक है यहाँ से। प्लंजर को हमने क्या किया है, आगे की तरफ पुश किया है, ताकि और जो हमारे पास ये जो वो मिक्सचर है वो कंप्रेस हो, यानी प्रेशर इंक्रीज किया है ना। प्लंजर को पुश करने का क्या मतलब है, जो ये हमारे पास स्पेस है जिसमें हाइड्रोजन है, आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये जब हम ये प्लंजर को आगे पुश करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब हम यहाँ पे प्लंजर को आगे पुश करेंगे तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि आगे से जो सिरिंज है वो ब्लॉक है, तो कोई वे आउट ही नहीं है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स वो करीब करीब आ जाएंगे, तो ये प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो गया हमारे पास, ठीक है। वो बोले दिस इंक्रीज द प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। द कलर ऑफ अ gaseous mixture turned darker purple, give a reason why the position of the purple, sorry, position of the equilibrium did not change। वो बोले कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज क्यों नहीं हो रही। भाई देखो, प्रेशर का सीधा सा रूल है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ये जाएगा लेस मोल्स की तरफ। ये कहाँ जाएगा, लेस मोल्स की तरफ। तो यहाँ पे तो मोल्स ही वो दोनों तरफ सेम है ना। यहाँ पर अगर आप ये को देखो तो H2 और I2 दोनों के पास एक एक वो मोल है, तो टोटल 2 मोल्स होगा यहाँ पे, और 2Hi तो यहाँ पे भी 2 मोल्स होगा, तो दोनों तरफ मोल सेम है। बोथ साइड्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल्स ना, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं होगा। बोथ साइड्स आर हैविंग सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि सजेस्ट बाय द गैसियस मिक्सचर टर्न डार्कर पर्पल इवन थो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डिड नॉट चेंज। अब वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे ऑल्दो जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वो तो चेंज ही नहीं हो रही। ऑल्दो जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वो तो चेंज ही नहीं हो रही, लेकिन ये फिर भी क्या है, जो इक्विलिब्रियम है वो टार्कर होता हो जा रहा है। ठीक है, वो बोला है कि भाई जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन ही चेंज नहीं हुई तो ये टार्कर क्यों होता, ये वो चला जा रहा है। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, जब प्रेशर इंक्रीज होगा ना तो पार्टिकल्स वो करीब करीब आएंगे। देखो पहले तो ये पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर थे, तो जो मेरे पास जो आयोडीन गैस है इसके जो पार्टिकल्स है इनका कलर होता है ये पर्पल। आयोडीन के जो गैस के वो पार्टिकल्स है उनका कलर होता है ये पर्पल। जब प्रेशर कम था, वॉल्यूम को ज्यादा था, तो ये वो दूर दूर थे। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ये करीब करीब हो गए, वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, तो ये जब करीब करीब होंगे तो वो ज्यादा टार्कर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, यानी ये बिल्कुल वो करीब करीब आ जाएंगे। इसका आंसर आपको लिख सकते हो कि सेम नंबर ऑफ या मॉलिक्यूल्स इन लेस वॉल्यूम, या फिर आप ये भी तो बोल सकते हो कि मोल्स कम क्लोज टुगेदर। सेम मॉलि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स इन लेजर वॉल्यूम, यानी वही सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो लेजर वॉल्यूम में। ठीक है, अच्छा फिर देन इसके वो बाद है कि द टेम्परेचर ऑफ अ गैस सिरिंज वाज इंक्रीज टू 300 डिग्री सेल्सियस। State what happened to the position of equilibrium when the gas syringe was increased from 250 to 300। वो बस वो पूछ रहा है कि भाई होगा क्या ना, सही। तो ये अच्छा, मेरे पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मैं जब टेम्परेचर इंक्रीज जो है ना वो करूंगा तो ये क्या होगा, बैकवर्ड साइड पे आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये वाली साइड इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी,
तो इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, बैकवर्ड साइड पर आ जाएगा। ये बैकवर्ड पोजीशन पे आ गया, ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा देखो, फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क वो पड़ेगा। अब देखो दो वो चीज है। वो बोल रहा है कि भाई अब यहाँ पर जो है ना कंफ्यूजन होती है अक्सर। व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, से दोनों का अलग अलग पूछ लिया। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस रेंज वाज इंक्रीज फ्रॉम 250 टू 300, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ ना। दोनों पे सेम ही चीज होती है, कुछ भी फर्क नहीं वो पड़ता, दोनों वो सेम होते हैं। सही। यानी कि सेम का क्या मतलब है कि जब भी मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होना है, चाहे वो बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, तो ये इंक्रीज ही आएगा। बाकी ये कि जो मेरा पार्ट C1 था, उसमें अगर ये बैकवर्ड पोजीशन पे आ रहा है ना, तो बैकवर्ड पोजीशन पे वो कलर कौन सा है, आयोडीन का। बैकवर्ड पोजीशन पे आयोडीन है, आयोडीन का कलर ये पर्पल होता है। तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो मोर पर्पल हो जाएगा। जो मेरा सॉल्यूशन है वो मोर पर्पल हो जाएगा ना। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना C1 में कि ये बैकवर्ड पोजीशन पे आ रहा है। बैकवर्ड पोजीशन पे आ रहा है तो ये आयोडीन का वो कलर कौन सा है, पर्पल जो है ना वो कलर है। ठीक है। ये बैकवर्ड पोजीशन पे आ रहा है, आयोडीन का कलर कौन सा है, पर्पल है, तो पर्पल कलर आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास। ठीक है। इस तरीके से भी वो पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने फिलहाल ये चीज नहीं पूछी।